अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोगों ने CS201 लेक्चर नंबर 7 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 7 में एक्चुअली में हम लोगों ने डू वाइल लूप के बारे में पढ़ना है और एक फॉर लूप है उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेपिटेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था। तो उसी रेपिटेशन स्ट्रक्चर में दो और लूप्स भी होते हैं जिनको डू वाइल लूप और फॉर लूप कहा जाता है, जो काफ़ी बार इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो उसका जो यूज़ था वो लास्ट लेक्चर में भी हमने देख रहा था, बट इस लेक्चर में इसकी मुकम्मल तफसील भी आ रही है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डू वाइल लूप होता है कि एक्चुअली में तो जो हमने वाइल लूप में पढ़ा था सेम उसी तरह से हमारे पास लूप की शक्ल होती है, उसको डू वाइल लूप बोला जाता है। बस फ़र्क कहाँ होता है, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो वाइल मैंने ऊपर लिखा था सिंटैक्स में और उसके बाद कंडीशन और नीचे फिर स्टेटमेंट आती थी। बट डू वाइल लूप में होता है कि एक्चुअली में सबसे पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, देन उसके बाद मेरे पास कंडीशन चेक होती है। अब ये वाइल और डू वाइल में फिर फ़र्क क्या रहा? फ़र्क सिंपल यही है दोनों में कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है फिर हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, जबकि डू वाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है देन कंडीशन चेक होती है। नहीं समझ में आ रहा? आगे समझते हैं। अभी इसका फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट इसका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले डू वाइल लिखा, उसके बाद प्रोसेस मीन हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, देन मेरे पास कंडीशन चेक होंगी। कंडीशन के दो हमारे पास टर्मिनल्स होंगे, येस और नो। अगर कंडीशन ट्रू तो दोबारा से प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मेरे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्रोग्राम देख लेते, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला हमने प्रोग्राम लास्ट टाइम देखा था जिसके अंदर हमने 1 to 1000 जो है वो काउंटिंग प्रिंट करवाई थी यूजिंग वाइल लूप के जरिए। तो आज इसी को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ डू वाइल लूप लिख दूंगा। तो इसके अंदर मुझे सिंपल करना क्या है? मुझे सिंपल इसमें ये है कि मुझे यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पर किया था क्या नंबर और उसके अंदर वैल्यू दे दी थी, हम लोगों ने यहाँ से 1 दी थी और उसके नीचे हम लोगों ने वाइल लूप के ज़रिए इसको आइट्रेट करवाया था। बट इस दफ़ा देखो मैं लिख रहा हूँ डू वाइल लूप, तो डू लिखूँगा और यहाँ पर मैं सी आउट करा दूँगा नंबर को सी आउट कराया और उसके बाद एक एंडल भी लगाया था। एंडल लगाने के बाद मैंने नंबर को प्लस कराया था। अब ये प्लस क्या है? ये मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये करने के बाद मुझे अब यहाँ पर वाइल लिख के कंडीशन डालनी है कि जब तक नंबर लेस देन इक्वल टू है 1000 के। ठीक है, तो ये करने से हुआ गया था कि हम लोगों ने 1000 तक काउंटिंग प्रिंट करवाई थी। तो अगर इसको मैं सेव करके रन करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, दोबारा से मेरे पास 1000 तक जो काउंटिंग जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। नो सरप्राइज इज दैट। बट उसमें और इसमें फ़र्क कहाँ रहा? फ़र्क ये रहा कि मान लो कि अगर मैं यहाँ नंबर को स्टार्ट ही 1200 से कर देता हूँ तो जो मेरे पास क्या नाम था वाइल लूप, उसके अंदर अगर मैं ये काम करता कि नंबर को स्टार्ट ही 1200 से करता, हालांकि नंबर स्टॉप 1000 तक होना है, बट उसको मैंने शुरू से कंडीशन फॉल्स दे दी, उस टाइम वो क्या करता, कुछ भी एग्जीक्यूट ना करता। बट अगर मैं इसको रन करूँ तो इसको रन करने से देखना होगा कि मुझे कम से कम 1200 जो है प्रिंट होके मिला। ये 1200 कहाँ से प्रिंट होके मिला? बिकॉज इसने पहले कंडीशन नहीं चेक की, पहले मेरे पास ये स्टेटमेंट चलाई जो कि थी सी आउट करा दो नंबर को। नंबर के अंदर क्या वैल्यू थी 1200, उसके बाद उसने 1201 किया, उसको इंक्रीमेंट किया और देन कंडीशन चेक की जो कि शुरू में ही फॉल्स हो गई थी। बट अगर इसी चीज़ को मैं वाइल लूप से करता तो मुझे 1200 भी प्रिंट ना हुआ मिलता, कुछ भी ना प्रिंट हुआ मिलता, क्योंकि शुरू में ही कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाती। तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ कम से कम आपको एक दफ़ा तो अपना कोड एग्जीक्यूट कराना होता है, इवन के शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप में भी क्या होता है कि ये भी हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है, वही काम। इसमें सिंटैक्स की चेंज है और कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इन्होंने ना सारी तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं ना जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर में, एक उसका वेरिएबल, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो एक ही लाइन में लिख दिया। वो किस तरह? सबसे पहले आप लोग फॉर लिखेंगे, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कंडीशन यानी कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे जहाँ से वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी दरमियान में कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में से कोई चीज़। अब इन तीनों को सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने इन दोनों के तीनों के दरमियान सेमीकोलन डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएगी बॉडी में स्टेटमेंट्स। तो एक प्रोग्राम भी आपके हैंड्स आउट में, वो है टेबल ऑफ 2 फॉर लूप के जरिए प्रिंट कराना है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 2 का टेबल प्रिंट कराने के लिए मुझे करना क्या होगा? फॉर लूप यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर लूप को ज़रा ना यूज़ करके दिखा देता हूँ कि ये इस्तेमाल किस तरह होती है। जो अभी हमने 1 to 1000 तक काउंटिंग प्रिंट की ना, उस तरह वाली के 1 से लेके 1000 तक मेरे पास काउंटिंग किस तरह प्रिंट कराई जाएगी फॉर लूप के ज़रिए। ओके, तो i++, तो इस तरह से इसका कुछ सिंटैक्स है। ये होगी मेरे पास इनिशियलाइजन वैल्यू जो 1 से स्टार्ट है, उसके बाद कंडीशन मेरे पास 1000 तक जा रही है और हर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है।
और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा कि मैं सी आउट लगा दूंगा और सी आउट में मैं आई प्रिंट करा दूंगा और एक एंडल लगा दूंगा ताकि ये मेरे पास न्यू करैक्टर में। तो बस इतना सही है। इसको मैं जैसे कंपाइल करके रन करूँगा तो मेरे पास 1000 तक काउंटिंग प्रिंट होके आ जाएगी जैसे पहले आ रही थी। ठीक है, ये मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, शायद ना नज़र आ रहा हो आपको। तो ये 1000 तक मेरे पास प्रिंट होके आ चुका है। अब बट मुझे यहाँ करना है 2 का टेबल प्रिंट। तो 2 का टेबल मुझे 10 तक प्रिंट करना है। तो ये मैंने यहाँ कंडीशन दे दी 10 और 1 से स्टार्ट होता है 1 से 10 तक, यानी ये 10 मल्टीपल्स उसके मैंने लेने हैं और मुझे यहाँ पर उसका टेबल प्रिंट कराना है। तो उसका टेबल प्रिंट कराने के लिए बस सारा खेल होगा सी आउट स्टेटमेंट का। वो किस तरह देखना, कंडीशन समझ में आ रही है। 1 से 10 तक हमने उसके मल्टीपल्स लेने और 2 का टेबल प्रिंट कराना है। तो देखो होगा क्या, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सी आउट में और यहाँ डबल कोट्स में डाल रहा हूँ ताकि मुझे ये एज इट इज़ प्रिंट होके नज़र आए। क्या 2 मल्टीप्लाई एज इट इज मेरे पास प्रिंट होके नज़र आएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर आई प्रिंट होके नज़र आएगा। आई क्या होगा, वो वैल्यू यानी कि 1 से 10 तक जो चेंज हो रही होगी बट जो सेम रह रही है उसको मैंने डबल कोट्स में यहाँ लिखा है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन डालना है। इक्वल टू का साइन डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे करना यह है कि 2 को मल्टीप्लाई करा देना है आई से। ओके, और एक एंडल भी आ जाएगा यहाँ पर ताकि हर लाइन में मेरे पास प्रिंट होके आए। तो ये है मेरे पास टेबल बन गया। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई। इससे होगा क्या कि मेरे पास टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। मैंने इसको जैसे ही कंपाइल करके रन किया तो देखो मेरे पास कैसा बड़ा अच्छे अंदाज में टेबल प्रिंट होके आ गया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड सो ऑन, 2 10 ज़ार 20। तो ये अब हुआ क्या, देखो जो 2x मेरे पास कॉमन आ रहा है ना 2 मल्टीप्लाई, वो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में लिख दिया था ताकि ये, क्योंकि मेरा चेंज नहीं हो रहा तो ये ऐसे एज इट इज़ आएगा। आई की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही थी क्योंकि वो वेरी कर रही थी इस वैल्यू से जो फॉर लूप के अंदर दी थी 1 से लेके 10 तक। तो देखो ये 1 से लेके 10 तक आपको इंक्रीज होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इक्वल टू सेम रह रहा था तो उसको भी हमने डबल कोट्स में लिख दिया इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि 2 अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जो आंसर आ रहे थे वो आगे। आई होप आपको ये फॉर लूप का यूज केस समझ में आ गया होगा। तीनों लूप्स एक जैसा काम करती हैं, फर्क इनके सिंटेक्स का है बस। अब आ जाए जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बड़े काम के हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं और इनका टॉपिक भी सबसे एंड में आ रहा है। मजे की बात है, मुझे नहीं पता क्यों, ये आपके हैंड्स आउट में भी ऐसे था, सबसे एंड में था, तो मैं अभी सबसे एंड में पढ़ा रहा हूँ। तो इंक्रीमेंट का जो साइन होता है वो होता है डबल प्लस प्लस। सिंगल प्लस जो होता है वो ऑपरेटर होता है आपका एडिशन और सिंगल जो माइनस होता है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। बट इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आप 2 प्लस प्लस इकट्ठे लिख दें तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है और इसी तरह आप 2 माइनस माइनस इकट्ठे ले लें वो डिक्रीमेंट हो जाता है। अब इनका काम क्या होता है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसके अंदर 1 ऐड कर देता है। मान लो मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी थी 5, तो अगर मैं उसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा तो वो हो जाएगी 6। सिमिलरली डिक्रीमेंट क्या करता है, वो एक वैल्यू घटा देता है। मान लो मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है 5, तो डिक्रीमेंट लगाने के बाद मेरी वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी मजीद 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होती है प्री इंक्रीमेंट। सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। नाउ ये प्री और पोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जब भी वेरिएबल का नाम के बाद अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिखाई दे तो वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका क्या काम है कि पहले वैल्यू असाइन होगी देन इंक्रीमेंट होगी। ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ समझे। उसके बाद अगर वेरिएबल के नाम से पहले आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिख जाए तो वो होता है प्री इंक्रीमेंट। क्या होता है प्री इंक्रीमेंट, इसका क्या काम होगा कि पहले इंक्रीमेंट करो देन वैल्यू असाइन करो। इसी तरह सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट के पहले वैल्यू असाइन करो देन डिक्रीमेंट करो, और इसी तरह प्री डिक्रीमेंट के पहले डिक्रीमेंट करो देन वैल्यू असाइन करो। नहीं समझ में आई, प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। ओके, तो मान लो यहाँ मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है a और वैल्यू है उसके अंदर मान लो 10। क्या वैल्यू है 10, बल्कि 5 ही लिखते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को। अब इसी तरह मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया b। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले मैं पोस्ट की एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। a प्लस प्लस किया और यहाँ पर सी आउट करा दिया मैंने b को और इसको मैंने सेव कर दिया। देखो हुआ क्या, मैंने पहले 5 वैल्यू असाइन की, उसके बाद b के अंदर मैंने 5 का इंक्रीमेंट असाइन किया। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू है वो 5 ही आ रही है। बट बच्चे कहेंगे कि सर
यहाँ तो हमने इंक्रीमेंट किया, लेकिन इंक्रीमेंट होके तो उसको 6 देना चाहिए था मुझे बी में, बट यहाँ वो 5 क्यों शो कर रहा है? तो यही काम है पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से ये हुआ, क्योंकि पहले इसने ए की वैल्यू बी को असाइन की, देन इंक्रीमेंट किया। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब इसी तरह प्री इंक्रीमेंट में आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करूँ देन देखना होगा क्या कि पहले इंक्रीमेंट होगा देन वैल्यू असाइन होगी। इसका मतलब अब मुझे क्या 6 देखने को मिलेगा? जी हाँ, मुझे अब 6 देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको पहले इंक्रीमेंट करना हो देन असाइन करना हो तब आप प्री इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं, बट जब भी आपको पहले असाइन करना हो बाद में इंक्रीमेंट करना हो तब आप लोग पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। अब क्या डिक्रीमेंट भी बिल्कुल ऐसे काम करेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिक्रीमेंट का देख लेते हैं, कौन सा? पोस्ट डिक्रीमेंट देख लेते हैं। तो मैंने ए के बाद माइनस माइनस लगा दिया। अगर माइनस माइनस लगाऊंगा, कंपाइल करके रन करूंगा, क्या मुझे 4 मिलेगा? नहीं, मुझे 4 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों? वजह वही कि पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन होगी देन डिक्रीमेंट होगी। सिमिलरली अब ये डिक्रीमेंट हो चुका होगा वेरिएबल में, बट उससे भी पहले मेरे पास वैल्यू क्योंकि असाइन हो चुकी थी इसलिए मुझे नज़र नहीं आई। तो ये ना सोचना कि वो डिक्रीमेंट नहीं हुआ, नहीं, डिक्रीमेंट हो चुका होता है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने प्री डिक्रीमेंट यूज़ किया, तो प्री डिक्रीमेंट को भी रन करके देख लेते हैं क्या मुझे वैल्यू 4 मिली? हाँ जी, वैल्यू मुझे 4 मिल गई। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं और रेपिटेशन स्ट्रक्चर में बहुत ही यूज़फुल है। आप लोगों को पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत यूज़फुल है, हमारे पास बहुत ही यूज़फुल है, हमारे पास हर लूप में इस्तेमाल किया जाते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देखना तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।